हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़। आज बीए पार्ट 1 के पेपर सेकंड में हमारा जो टॉपिक है वो है अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष। इसके फर्स्ट पार्ट का पहले मैंने वीडियो आपको में समझाया था। आज भी हम अमेरिकन क्रांति के कारणों पर चर्चा करेंगे, लेकिन 5 पॉइंट्स पर हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। आज भी क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा है तो इसलिए हम सीधे 6 पॉइंट को लेकर उस पर चर्चा करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। जिस समय अंग्रेज अमेरिका में अपने उपनिवेशों की स्थापना में व्यस्त थे, उसी समय फ्रांसीसी भी उत्तरी अमेरिका में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में 100 साल से भी अधिक समय तक अनिर्णायक युद्ध चले। 1757 से 1763 के मध्य दोनों में सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया। शुरुआत यूरोप से हुई, परंतु अमेरिका में भी ये युद्ध लड़े गए। इसमें इंग्लैंड को निर्णायक सफलता मिली और उत्तरी अमेरिका का विस्तृत फ्रांसीसी साम्राज्य इंग्लैंड के अधिकार में आ गया। इस सप्तवर्षीय युद्ध के कई दूरगामी परिणाम निकले। अब अमेरिकी उपनिवेश में रहने वालों को फ्रांसीसी आक्रमण का भय नहीं रहा। अब अंग्रेज बस्तियों ने इंग्लैंड की शक्ति की अवहेलना शुरू कर दी। उपनिवेशों को अपनी शक्ति का अनुभव हुआ। इस संघर्ष से अमेरिकी लोगों ने अंतर औपनिवेशिक सहयोग के बारे में बहुत कुछ सीखा। उन्हें ये पता चला कि किस प्रकार एक दूसरे का सहयोग करके किसी युद्ध में सफलता प्राप्त की जा सकती है। ब्रिटिश प्रशिक्षित सेना के साथ काम सीखने का अवसर मिला। साथ ही औपनिवेशिक सेनाओं ने योग्यता से काम लिया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति डगमगा गई। साथ ही नवविजित क्षेत्र को लेकर भी समस्याएं उठ खड़ी हुई। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है नवविजित क्षेत्र की समस्याएं। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की पराजय के बाद इंग्लैंड के सामने मुख्य समस्या कैथोलिक फ्रांसीसी और रेड इंडियंस में आत्मविश्वास पैदा करने की रही, साथ ही उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की भी। अब इंग्लैंड की सरकार का उपनिवेशों के स्वार्थ से संघर्ष था। उपनिवेशों द्वारा नई भूमि की आवश्यकता का दावा करने पर इंग्लैंड भी भयभीत था। नई भूमि इंग्लैंड ने 1763 में एक शाही घोषणा के द्वारा फ्लोरिडा, मिसिसिपी और क्वेबेक के बीच का समूचा क्षेत्र रेड इंडियनों के लिए सुरक्षित कर दिया। इससे उपनिवेशों का पश्चिम की ओर प्रसार रुक गया। नेक्स्ट था नई आर्थिक नीति। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड द्वारा अपने उपनिवेशों को बचाने में काफ़ी धन खर्च होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी डगमगा गई। इंग्लैंड इस समय आर्थिक उपनिवेशों का से सहयोग चाहता था, लेकिन उपनिवेशों ने इसे साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए लड़ा गया युद्ध मानकर उन्हें सहयोग देने से इनकार कर दिया। साथ ही भविष्य में बस्तियों की रक्षा के लिए खर्च होने वाले धन में भी अपना हिस्सा देने से मना कर दिया। अब इस क्रांति के कारण में जो पॉइंट्स आते हैं उनमें ये शुगर एक्ट जो है, ये पॉइंट्स कई बार आपसे अलग से भी पूछ लिया जाता है। तो शुगर एक्ट के बारे में चर्चा करते हैं कि युद्ध के अंतिम दिनों में ग्रेनविल प्रधानमंत्री बने। उनके साथी मंत्री टाउनशेंड ने उपनिवेशों में जागरूक शासन व्यवस्था व संरक्षण व्यय वसूल करने की बात कही। नई व्यवस्था प्रारंभ करने में पहला काम 1764 में शुगर एक्ट था, जिसका ध्येय व्यापार को नियंत्रित किए बिना आय बढ़ाना था। यह पुराने मोलेसेज एक्ट का भी संशोधित रूप था। संशोधित शुगर एक्ट के अनुसार
विदेशी रम का आयात बंद कर दिया गया। सभी स्थानों से आए शीरे पर साधारण कर लगा दिया गया। अमेरिकी समुद्र में स्थित युद्धपोतों को तस्कर व्यापारियों को पकड़ने और शाही अधिकारियों को संदिग्ध स्थानों की तलाशी लेने का अधिकार दे दिया गया। उपनिवेशों को इन नियमों से आर्थिक हितों की हानि हो रही थी। इंग्लैंड लंबे समय से फ्रांसीसी व डच पश्चिमी द्वीप समूह से बिना किसी आयात करके शीरा मंगाते थे। यह नियम अंग्रेज शक्कर उत्पादकों के लिए लाभदायक था। कर लगाने का यह नया अधिकार शीघ्र ही विवाद का कारण बन गया। अंततः इससे अमेरिकी उपनिवेशों, व्यापारियों व विधानसभाओं को इंग्लैंड का विरोधी बना दिया। नेक्स्ट पॉइंट है करेंसी एक्ट। उसी वर्ष इंग्लैंड की संसद ने एक करेंसी एक्ट पास किया, जिसके अनुसार राजा के किसी भी उपनिवेश में भविष्य में जारी की गई कोई हुंडी वैध नहीं मानी जानी थी। उपनिवेशों द्वारा नकद रुपयों के स्थान पर कागज के नोटों के चलन से इंग्लैंड के आर्थिक हितों को काफ़ी हानि पहुंचती थी। इस नए कानून से उपनिवेशों का आर्थिक बोझ बढ़ा दिया और 1765 में पारित बिलेटिंग एक्ट भी उपनिवेशों के लिए अपमानजनक था। नेक्स्ट पॉइंट है स्टाम्प एक्ट। 1765 में ग्रेनविल ने सुप्रसिद्ध स्टाम्प एक्ट पारित करवाया। इस कानून के द्वारा समाचार पत्रों, कड़ी आलोचनाओं वाली पत्रिकाओं, पुस्तिकाओं, लाइसेंसों, पट्टों और कानूनी दस्तावेजों पर रसीदी टिकट मतलब स्टैंप लगाना आवश्यक हो गया। यद्यपि इस कानून द्वारा लादा गया बोझ काफ़ी हल्का था, परंतु उपनिवेशों ने तत्काल इसका विरोध किया। एक सभा में 9 उपनिवेशों ने स्पष्ट कहा कि उपनिवेशों पर उनकी प्रतिनिधि सभा ही कर लगा सकती है। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा बुलंद हो गया। उपनिवेशों ने संगठित होकर इंग्लैंड के माल के बहिष्कार का निर्णय लिया। इस विरोध से ब्रिस्टल, लंदन और लिवरपूल के अंग्रेज व्यापारियों का काफ़ी बुरा हाल हुआ। विवश हो इंग्लैंड सरकार को 1766 में स्टाम्प एक्ट को ख़त्म करना पड़ा तथा शुगर एक्ट में भी संशोधन करना पड़ा। नए कानून। 1767 में इंग्लैंड के वित्त मंत्री टाउनशेंड ने कुछ और नए कानून पास कराए, जिसके अनुसार शीशे, कांच, रंग, चाय आदि वस्तुओं पर चुंगी लगा दी गई और इनसे होने वाली आय का उपयोग उपनिवेशों में ब्रिटिश सरकार की ओर से नियुक्त गवर्नरों तथा राजकीय कर्मचारियों के वेतन व अन्य भुगतान के लिए होना था। अब उपनिवेशों को यह विश्वास हो गया कि नए नियमों के अनुसार ब्रिटिश संसद उसके मामलों में और अधिक नियंत्रण रखने की बात सोच रही है। अतः सभी उपनिवेशों ने इंग्लैंड में बने सामान का बहिष्कार किया जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बोस्टन हत्याकांड। बोस्टन में ब्रिटिश सैनिकों की उपस्थिति ने भी उपद्रवकारियों को और अधिक उत्तेजित कर दिया। 5 मार्च 1770 को बोस्टन नगर में 7 अंग्रेज सैनिकों और नगरवासियों के बीच झगड़ा हुआ। पहले यह झगड़ा यद्यपि हल्का था, परंतु अंत में घबराए हुए ब्रिटिश सिपाहियों की गोली से 3 नागरिक मारे गए। इससे उपनिवेशों को और अधिक सहयोग मिल गया। एक अमेरिकी इतिहासकार ने लिखा है, इस घटना को बोस्टन हत्याकांड की संज्ञा देकर इसे नाटकीय ढंग से ब्रिटिश हृदयहीनता व नशंसता के प्रयाण रूप में चित्रित किया गया, जिसका बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ा। अंततः अमेरिका व अंग्रेज व्यापारियों के विरोध के सामने ब्रिटिश संसद ने इस अधिनियम को संशोधित कर दिया। संशोधन के अनुसार चाय के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं पर से टाउनशेंड शुल्कों को हटा लिया गया। परिणामतः स्थिति कुछ कंट्रोल में आई। अब नेक्स्ट
ये पार्ट जो पॉइंट है ये भी आपसे अलग से टिप्पणी के रूप में पूछ लिया जाता है कि बोस्टन टी पार्टी टाउनशिप शुल्कों के हटाने के बाद अभी भी अमरीकी उपनिवेशों का धनिक वर्ग इंग्लैंड का समर्थक था। दूसरी तरफ देशभक्तों तथा अतिवादियों का छोटा वर्ग विवाद को जीवित रखना चाहता था। उनका मानना था कि जब तक चाय पर कर रहेगा तब तक उपनिवेशों पर इंग्लैंड का अधिकार बना रहेगा। संयोगवश उग्रवादियों को सैमुअल एडम्स जैसा आदर्श नेता मिल गया। उनका मुख्य ध्येय अमरीकी लोगों को अपने महत्व का आभास कराना था। इंग्लैंड की शक्तिशाली ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक दशा का अंदाज इस बात से ही लगाया जा सकता है कि चाय की पूर्ति का एकाधिकार होते हुए भी उनके पास इस समय ग्राहक नहीं थे। अतः कंपनी की प्रार्थना पर 1773 में संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका में चाय निर्यात करने का अधिकार दे दिया। इंग्लैंड को आशा थी कि उपनिवेश सस्ती चाय बड़ी मात्रा में खरीदेंगे, लेकिन उपनिवेशों को ब्रिटेन के एकाधिकार से चिढ़ थी। अतः कंपनी के जहाज जब चाय लेकर अमेरिका पहुँचे तो उन्हें वहाँ खरीदार नहीं मिले। 26 दिसंबर 1773 की रात को 50-60 व्यक्तियों ने आदिवासियों का वेश धारण कर जहाज़ों पर धावा बोला और उस चाय को समुद्र में फेंक दिया। यह घटना इतिहास में बोस्टन टी पार्टी के नाम से विख्यात हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उपनिवेशों पर संसद के कानून की अवहेलना करने का आरोप लगाया। उसके अधिकार को चुनौती दे 5 निष्ठुर नियम पास किए, जिसका उद्देश्य अमेरिका में उग्रवाद का दमन करना था। अब उपनिवेशों में क्योंकि काफ़ी असंतोष और अशांति की स्थिति थी, इसलिए 2 महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन किया गया। यहाँ पर चर्चा करते हैं प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस। इन नवीन दमनकारी कानूनों से समस्त अमेरिका में सनसनी फैल गई। सभी उपनिवेश मैसाचुसेट्स की सहायता के लिए एकत्र हो गए। 5 सितंबर 1774 को सभी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया में प्रथम कांग्रेस अधिवेशन प्रारंभ हुआ। कांग्रेस बुलाने का मुख्य उद्देश्य उपनिवेशों की वर्तमान स्थिति पर विचार करना, उनके न्यायोचित अधिकारों और स्वतंत्रताओं को पुनर्प्राप्ति और स्थापना के लिए उचित और ठीक विधियों पर विचार करना और ग्रेट ब्रिटेन तथा उपनिवेशों के साथ फिर से एकता और अच्छे संबंध स्थापित करना था। अधिवेशन के निर्णय अनुसार एक घोषणा पत्र तैयार कर इंग्लैंड भेजा गया, लेकिन स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। तब मैसाचुसेट्स के स्वयंसेवकों ने कनकॉर्ड में गोला बारूद संग्रह किया। युद्ध सामग्री सहित कुछ लोग गिरफ्तार कर लिए गए। 8 स्वयंसेवक मारे गए। कनकॉर्ड से वापस लौटती हुई अंग्रेज सेना को हजारों स्वयंसेवकों से टक्कर लेनी पड़ी, जिसमें बहुत से सैनिक मारे गए। द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस। लिविंगस्टन तथा कनकॉर्ड की घटनाओं से स्वतंत्रता का बिगुल बज उठा। अनिश्चितता की स्थिति में 10 मई 1775 को फिलाडेल्फिया में द्वितीय कांग्रेस आयोजित की गई। इसके घोषणा पत्र के अनुसार उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य न्याय संगत है, हमारी एकता संपूर्ण है, हमारे आंतरिक साधन बहुत हैं और यदि आवश्यकता पड़ी तो विदेशी सहायता निसंदेह लभ्य है। जो शस्त्र हमारे शत्रुओं ने हमें हटाने के लिए विवश किए थे, उन्हें हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रयुक्त करेंगे। हम दास होने की अपेक्षा स्वतंत्र होकर मरने का एक मत से संकल्प कर चुके हैं। इस घोषणा के पश्चात जॉर्ज वॉशिंगटन को उपनिवेशों ने अपना प्रधान सेनापति बनाया। दूसरी तरफ जॉर्ज तृतीय व ब्रिटिश संसद ने उपनिवेशों की प्रार्थना पर ध्यान न देकर 23 अगस्त 1775 को एक घोषणा जारी कर अमरीकी उपनिवेशों को विद्रोही घोषित कर दिया। इस प्रकार इस संघर्ष का प्रारंभ हुआ। अभी
ये चैप्टर कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अमेरिकी क्रांति का स्वरूप और युद्ध के परिणामों पर चर्चा करेंगे। थैंक्स।